हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इससे पहले हमने शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम हिंदी में संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा काफ़ी आसान टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। हिंदी में जो संज्ञा दोस्तों आपके आती है वो राजस्थान हाईकोर्ट, ग्रुप डी, एलडीसी, पटवार आदि एग्जाम में सीधी सी पूछी जाती हैं। और भी काफ़ी एग्जाम हैं जहाँ पे आपके संज्ञा आती है। काफ़ी आसान टॉपिक है और संज्ञा तो आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि ये हिंदी का बेसिक होता है। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं आज, और आगे आने वाली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो भी देख के चलेंगे। तो आज मैं संज्ञा करवाने वाला हूँ, आपके आसानी से समझ में भी आ जाएगा। वीडियो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना। दोस्तों हम बात करें संज्ञा की कि संज्ञा क्या होती है, तो दोस्तों जो भी हमको दिखता है वो सब कुछ संज्ञा ही होती है। अभी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे सोचना, अपना दिमाग लगाना। जो हमको दिखता है वो सब कुछ संज्ञा ही होता है। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है तो ये भी संज्ञा है, मैं दिख रहा हूँ तो मैं भी संज्ञा हूँ, आप भी संज्ञा है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, सब कुछ जो भी आपको दिखता है वो सब कुछ संज्ञा है। और जो नहीं दिखता वो भी संज्ञा ही है। जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन हवा भी संज्ञा होती है। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि हम कौन सी संज्ञा को क्या बोलते हैं, किस तरह से उसको पहचाना जाता है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी जातिवाचक होती है, कौन सी भाववाचक होती है, ये सब आपको देखकर चलना है। तो ये सब आपके दोस्तों दिमाग लगाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। रटना मत, बस अपना थोड़ा दिमाग लगाना, बेसिक चीज़ों को समझ कर चलना। वैसे नॉर्मली दोस्तों देखा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नॉर्मली 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैं पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, आसानी से समझ जाओगे सारी चीज़ें। रटना मत, दिमाग लगाना, आसानी से आप समझ जाओगे। दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी उसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के बारे में बताया जाएगा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके दिमाग में आए आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है, आपको ध्यान रखना है। और आप उसको पहले से भी जानते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि गंगा नदी, तो गंगा नदी को आप पहले से जानते हो, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं बोलता हूँ नदी, तो नदी तो काफ़ी सारी होती हैं, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही होती है। आपको पता है गंगा नदी एक ही है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं किसी स्थान विशेष की बात करूँ तो मैंने आपको बोला ताजमहल। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ताजमहल को पहले से जानते हो, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप किसी महल को देखकर बोलते हो ये ताजमहल है, मतलब ये दुनिया में एक ही है और आप इसको पहले से जानते हो। अगर आप किसी महल को देखकर बोलते हो कि ये महल है, तो महल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन कोई महल विशेष की बात आ गई, ताजमहल की बात आ गई, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला राम, तो राम यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनिल, जैसे मैं अनिल हूँ तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अनिल तो बहुत सारे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हुआ। अनिल नाम के तो दोस्तों आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबका गुण अलग अलग होगा, कोई भी एक नहीं होगा, इसलिए अनिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हम बात करें, जैसे आप किसी भी नदी को देखते हो तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियों में तो काफ़ी सारी नदियाँ आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती, इनकी बात करोगे तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं जयपुर, तो जयपुर तो एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर, सीकर, आगरा, भरतपुर, जो जितने भी शहर हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों आते हैं, क्योंकि ये केवल एक हैं और आप इनको पहले से जानते हो। अगर आप बोलते हो कि यह कौन सा शहर है, तो यहाँ पे शहर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर में तो काफ़ी सारे शहर आ गए। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर शहर की बात करूँगा, जयपुर की बात करूँगा, तो जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अब आप परिभाषा की बात करोगे तो ये परिभाषा नोट डाउन कर लेना और ऐसे ही याद करके चलना, रटना मत, दिमाग लगा कर चलना, सब कुछ सीख जाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में।
जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो पूरी जाति का, पूरे समुदाय का ही बोध कराती है। जैसे मैंने आपको बोला पर्वत, झरना, कुत्ता, गाय, नगर आदि सब जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे आपको पूछा गया गाय क्या है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपसे पूछा गया जर्सी गाय क्या है, तो दोस्तों जर्सी गाय भी जातिवाचक संज्ञा ही है। मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो केवल एक होती है। तो क्या जर्सी गाय केवल एक है क्या? जर्सी गाय की तो काफ़ी किस्म होती हैं, काफ़ी सारी जर्सी गाय होती हैं, इसलिए जर्सी गाय जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको गाय पूछे तो जातिवाचक, जर्सी गाय तो भी जातिवाचक संज्ञा ही है। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि पुस्तक अनेक प्रकार की होती हैं, हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक। तो आपसे इंग्लिश की पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी जातिवाचक संज्ञा ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होगी, जातिवाचक संज्ञा अनेक होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला पत्थर क्या है, पत्थर अनेक होते हैं इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे पूछा गया संगमरमर क्या है, दिमाग लगा कर चलना सही हो जाएगा आपका। संगमरमर क्या है? तो दोस्तों संगमरमर भी जातिवाचक संज्ञा ही है। संगमरमर एक नहीं होता, संगमरमर की भी अनेक किस्म होती हैं। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि ग्रेनाइट भी एक नहीं है, ग्रेनाइट भी अनेक होते हैं। दिमाग लगाकर चलना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर मैं आपको बात करता हूँ फूल क्या है। फूल की बात करें तो फूल भी जातिवाचक संज्ञा ही है। अब मैंने आपको बोला कमल क्या है, तो आप सोचोगे कि कमल तो एक ही है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दूं, लेकिन दोस्तों कमल एक नहीं है, कमल भी अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने आपके सामने 10 कमल के फूल रख दिए, तो आप उसमें ऐसा कौन सा गुण दिख रहा है कि 10 के 10 अलग हैं? अलग नहीं है, 10 के 10 सेम ही हैं। इसलिए कमल का फूल भी जातिवाचक संज्ञा ही हो गया। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं करना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, दिमाग लगाकर चलना, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे बात करें अनाज क्या है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनाज में भी कई प्रकार के आ गए, गेहूँ, जौ, चना, सरसों सब आ गए। फिर आपसे पूछा गया गेहूँ क्या है, तो गेहूँ भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि गेहूँ में भी अलग अलग प्रकार के गेहूँ होते हैं, जैसे कल्याण सोना हो गया, काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों आपको पूछा गया आम क्या है, आम क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो आम जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपसे पूछा गया लंगड़ा आम क्या है, तो लंगड़ा आम भी जातिवाचक संज्ञा ही है, ये आम की ही उपजाति है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। लंगड़ा आम व्यक्तिवाचक संज्ञा मत कर देना, क्योंकि लंगड़ा आम मैंने आपके सामने 10 आम रख दिए, तो आप बता दोगे इसमें कौन सा अलग है, कौन से गुण हैं जो सबको अलग अलग रखते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो अलग अलग रखेंगे, इसलिए लंगड़ा आम भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों इंग्लिश में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा में ही काउंट किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे जो बहने वाली होती हैं, बहने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, लोहा, सोना, ये सब, इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये काउंट नहीं किए जाते। जैसे हम बोलते हैं लोहा दे दो, तो 1 लोहा दे दो, 2 लोहा दे दो, ऐसा नहीं होता। केजी में होते हैं, जैसे 1 किलो लोहा, 2 किलो लोहा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लोहा, सोना, इन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट करते हैं। इनमें सभी के बहुवचन नहीं बनते, लेकिन कुछ के बहुवचन बन जाते हैं। जैसे लोहा, तो 1 लोहा, 2 लोहा, सोना, 1 सोना, 2 सोना, इनके बहुवचन नहीं बनते। लेकिन जब हम बात करते हैं लकड़ी, तो बहुत सारी लकड़ियाँ, तो लकड़ियों के बहुवचन बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ के बहुवचन बनते हैं, कुछ के नहीं बनते। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो इनका पूरा ग्रुप होता है, पूरा समूह होता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पूरी मंडली हो गई, कक्षा हो गई, सेना हो गई, फौज हो गई, इन सबको हम समूहवाचक संज्ञा में काउंट करते हैं। ये अकेले नहीं होते, इनका पूरा ग्रुप होता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि सेना है, तो आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा। अगर आपके वहाँ पे समूहवाचक नहीं दे रखा तो आपको जातिवाचक संज्ञा कर देना है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आती हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो किस तरह से होता है, उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे आपको दे दिया कि इन रावणों से बचो, इन रावणों से बचो, रावणों का मतलब हो गया अधर्मियों से बचो।
तो ये रावणों यहाँ पे अधर्मियों का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपसे क्या पूछ रहा है उसका ध्यान रखना है। इन रावणों से बचो, रावण से बचो का मतलब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन रावणों से बचो, रावणों का मतलब हो गया अधर्मियों से बचो, अधर्मीय लोगों से बचो। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया पूरा, इसलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। जैसे वह बिल्कुल हरीशचंद्र है, वह बिल्कुल हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र का मतलब हो गया कि वह सत्यवादी है, सत्य बोलता है। तो यहाँ पे हरीशचंद्र दोस्तों एक ग्रुप के लिए हुआ है, जो सत्यवादी लोग हैं उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हरीशचंद्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। सेंटेंस को जितना पढ़ोगे समझोगे उतना अच्छा सीख पाओगे, रटकर चलोगे चीज़ें नहीं सीख पाओगे। माइंड लगाओ, अच्छे से दिमाग लगाओ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके। और दोस्तों इसी तरह ही जातिवाचक संज्ञा का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बोला गांधी, तो गांधी पूरी जाति का ही बोध करा रहा है। जैसे महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, काफ़ी तरह सारे लोग आ जाएंगे इस जाति में। लेकिन मैंने आपको बोला गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। यहाँ पे गांधी जी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी से है। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो दुनिया में एक ही है, इसलिए यहाँ पे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, यहाँ पे गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। यहाँ पे पंडित जी से मतलब हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू तो धरती पे एक ही हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहाँ पे नेताजी का मतलब हो गया सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे हम सारे नेता की बात नहीं कर रहे, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा जिसमें हम भाव का पता लगता हो, किसी के गुण, स्थिति, दोष आदि के बारे में पता लगता हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शत्रुता, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, लंबाई, इन सब को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जिस तरह जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है, वैसे ही भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुवचन बनने के बाद ये भाववाचक संज्ञा ही होगी, इसको जातिवाचक संज्ञा मत कर देना। जैसे मैंने आपको बोला बुराई, तो बुराई का बहुवचन हो जाएगा बुराइयाँ। तो यहाँ पे बुराइयाँ भाववाचक संज्ञा ही है। जैसे मैंने आपको बोला तू मेरी 10 बुराइयाँ कर ले, तू मेरी 10 बुराइयां कर ले। तो यहाँ पे जो बुराइयां हैं ये 10 अलग अलग प्रकार की बुराइयां हैं, ये एक नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, समूह नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा ही होगा। तो अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे दोस्तों हम बात करें दूरी, तो दूरी का बहुवचन बनेगा दूरियां। तो यहाँ पे दूरियां भाववाचक में आएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा। प्रार्थना, तो प्रार्थना का प्रार्थनाएं, तो यहाँ पे जो प्रार्थनाएं हैं ये 2 प्रार्थनाएं, 3 प्रार्थनाएं, ये अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, ये एक नहीं है, इसलिए जातिवाचक में नहीं आएगा। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आपके हिंदी में संज्ञा का टॉपिक, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया। एक बार आप इसको वापस देखना, नोट डाउन करना, लिखना, रटने की कोशिश मत करना, दिमाग लगाना किस तरह से जातिवाचक होगी, किस तरह से भाववाचक संज्ञा होगी, दिमाग लगाकर चलना सीख जाओगे। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको संज्ञा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी करवा दूंगा। साथ साथ दोस्तों आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे मैं आपको जो भी संज्ञा का पूरा टॉपिक है उसकी PDF प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आप PDF से वहां पे देख सकते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो वहां से PDF से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से पढ़ लेना। साथ साथ टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का अपडेट मिलता रहेगा, जैसे कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन से एग्ज़ाम की डेट आएगी, क्या होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम डेनियल क्लासेस का जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, LDC, पटवार आदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करें। चैनल पर नए हों तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।